हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में हार्दिक स्वागत है। आज जो है कि हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के कंसेप्ट पर बात करने जा रहे हैं जो कि बीएससी सेकेंड ईयर के कोर्स से रिलेटेड है, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स पेपर से रिलेटेड। तो जैसा कि हमें पता है कि यदि बहुत ही क्लोज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, बहुत ही क्लोज हो, तो वो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो में भी ऐसे दिख सकते हैं हमें दूर से देखने पर कि वो जो है कि एक ही दिख रहे हों। लाइक दो ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही क्लोज में रखे हों, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो, वो जो है कि डिस्टिंक्टली दिख सके कि यहाँ दो है। कभी कभी क्या आता है कि वे दो ऑब्जेक्ट जो है कि बहुत ही क्लोज होने की वजह से एक ही दिखते हैं। जैसे हम पतला वायर लें और दोनों को एक दूसरे से इतना करीब रखें और अपने से बहुत दूर रखें, तो वो जो है थिन वायर जो है हमारी नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है, नहीं दिख पाता है कि दो वायर हैं या फिर सिंगल वायर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसे लेंस का यूज़ करना पड़ता है जिससे जो है कि उन दोनों वायर को सेपरेटली क्या कर सके, विजुअली दिखा सके। तो उस लेंस का जो डिस्टिंक्ट करने का उसकी जो कैपेसिटी होगा, एबिलिटी होगा, उसी को हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो इसको हम एक साइंटिफिक तरीके से देखेंगे कि किस तरह से इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसकी क्राइटेरिया क्या है, किसने इसको दिया था, रिजॉल्विंग पावर फाइंड आउट करने के लिए कंसेप्ट किसने दिया था। ये सारी चीज़ें जो है कि हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग कि रिजॉल्विंग पावर क्या होता है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, सबसे पहली बात ये आती है कि रिजॉल्विंग पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी को, जो कि दो ऑब्जेक्ट्स बहुत ही क्लोज रखे हों, उनको क्या करें, डिस्टिंक्टली सेपरेट दिखा सके, यह एबिलिटी उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है। आगे जो है कि डिफरेंट जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ले लें, जैसे टेलीस्कोप हो गया या माइक्रोस्कोप हो गया या प्रिज्म हो गया या फिर इंटरफेरोमीटर हो गए, ये सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। तो जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो डिफरेंट होती है। दैट मीन्स डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव डिफरेंट रिजॉल्विंग पावर। एंड जो सेपरेशन होता है दो क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं कि वो कितना रिजॉल्व हो रहा है, उसको हम उस टर्म को रिजोल्यूशन टर्म यूज़ करते हैं। तो इसको जो है कि कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट टाइम जो है कि रिले नाम के साइंटिस्ट ने एक क्राइटेरिया दिया था, उन्होंने एक थियरी दिया था कि इस थियरी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर हम सपोज कर सकते हैं, या फिर दो ऑब्जेक्ट जो है कि कब कहेंगे कि वो रिजॉल्व हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें उन्होंने बताया था। आते हैं देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिले क्राइटेरियन, टू स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी शुड बी रिगार्डेड एज सेपरेट, दैट इज जस्ट रिजॉल्व if the central maximum of the diffraction pattern due to one coincide with the first secondary minimum of the other and vice versa। तो अकॉर्डिंग टू रिले क्राइटेरियन
कि दो ऑब्जेक्ट या फिर एक्सपेक्टर लाइंस के बारे में बात करें तो दो एक्सपेक्टर लाइंस को हम जिसकी इंटेंसिटी क्या हो, इक्वल हो, उसको हम जस्ट रिजॉल्व बोल सकते हैं या उसको जो है कि सेपरेट बोल सकते हैं। जबकि एक जो एक्सपेक्टर लाइन, एक एक्सपेक्टर लाइन का प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है दूसरे एक्सपेक्टर लाइन के सेकेंडरी मिनिमा के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के क्या हो, कोइंसाइड कर जाए, तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, जस्ट रिजॉल्व हो रहा है। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ये जस्ट रिजॉल्व का एग्जांपल है। तो यहाँ पर दो वेवलेंथ है λ1 एंड λ2। तो यहाँ पर λ1 के प्रिंसिपल मैक्सिमा है और यहाँ पर इसका प्रिंसिपल सेकेंडरी मिनिमा है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। और यह जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है इसका वेवलेंथ 2 का ये क्या है, प्रिंसिपल मैक्सिमा है और इस साइड में इसका क्या है, फर्स्ट मिनिमा है। जब इसका प्रिंसिपल मैक्सिमा फर्स्ट वेवलेंथ का या फर्स्ट एक्सपेक्टर लाइन का प्रिंसिपल मैक्सिमा सेकेंड एक्सपेक्टर लाइन के फर्स्ट मिनिमा से कोइंसाइड करता है, उस केस में हम बोलते हैं कि वो एक्सपेक्टर लाइंस क्या है, जस्ट रिजॉल्व है। ठीक है। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि फर्स्ट मिनिमा और सेकेंड वेवलेंथ का प्रिंसिपल मैक्सिमा यदि कोइंसाइड कर रहा है तब भी वो क्या होगा, जस्ट रिजॉल्व कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम तीन कंडीशंस हैं, एक जस्ट रिजॉल्व की है, फिर एक जो है कि वेल रिजॉल्व की है और दूसरा नेक्स्ट क्या है, नॉट रिजॉल्व की है। तो आते हैं देखते हैं। यदि हमारे पास दो वेवलेंथ है λ1 एंड λ2 और इनके जो एक्सपेक्टर लाइंस दिए हुए हों तो इनका जो ये जो दो एक्सपेक्टर लाइंस जो हैं उनका एक्सपेक्ट्रम जो है कि वेल रिजॉल्व कहलाएगा यदि फर्स्ट वेवलेंथ का प्रिंसिपल मैक्सिमा और सेकेंड वेवलेंथ का सेकेंडरी मिनिमा जो है कि क्या करें, एक दूसरे के सेंटर को कोइंसाइड कर रहे हों, या फिर सेकेंड वेवलेंथ का प्रिंसिपल मैक्सिमा और फर्स्ट वेवलेंथ का सेकेंडरी मिनिमा कोइंसाइड कर रहे हों, तो उसको हम बोलते हैं वेल रिजॉल्व की कंडीशन। इस केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी जो कि रेड लाइन से दिखाया गया है वो क्या होगी, दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में λ1 λ2 के प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में इंटेंसिटी 0 होगी। तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं वेल रिजॉल्व की कंडीशन। और जस्ट रिजॉल्व में क्या होगा कि एक वेवलेंथ का प्रिंसिपल मैक्सिमा और दूसरे वेवलेंथ का जो फर्स्ट मिनिमा होगा उससे कोइंसाइड करेगा, तो उसको हम बोलेंगे कि यह क्या है, जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन। और इस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है कि 0 नहीं होती है, वेल रिजॉल्व कंडीशन में 0 होती है और जस्ट रिजॉल्व कंडीशन में क्या होती है, एक डीप यहाँ पर मिलता है और यह इंटेंसिटी जो है कि नॉन जीरो होती है। और यह इस तरह से λ1 और λ2 होते हैं कि इनके बीच बहुत ही कम डिफरेंस होता है, वेवलेंथ का डिफरेंस। तो इसको हम λ और λ + d भी मान सकते हैं। तो ये जो है कि जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन। सेकेंड के बाद थर्ड आता है नॉट रिजॉल्व कंडीशन। इसमें क्या होता है कि λ1 और λ2 इस तरह से होते हैं कि इनका जो प्रिंसिपल, एक वेवलेंथ का प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है सेकेंड वेवलेंथ के जो है कि फर्स्ट मिनिमा या फिर सेकेंडरी मिनिमा पर कोइंसाइड ना करके किसी अदर पॉइंट पर कोइंसाइड करता है। उस केस में यह जो है कि हमारी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। दोनों ये λ1 λ2 के इंटेंसिटी से इंक्रीज कर जाती, ज़्यादा जाती है। और इस तरह से λ1 λ2 होते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है बहुत ही कम होता है, इसलिए ऐसा जो है कि बहुत ही क्लोज, एक दूसरे के क्लोज
इनका स्पेक्ट्रम मिलता है और इंटेंसिटी जो है कि इंक्रीज की जाती है और सिंगल स्पेक्ट्रल लाइंस मिलता है। इसलिए जो है कि हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो है कि सेपरेट नहीं हो पाता, नहीं कर पाता। तो रिले के अकॉर्डिंग जो है कि इन्होंने इंस्ट्रूमेंट का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर के लिए फार्मूला उन्होंने बताया था, और वह फार्मूला ये है कि लैम्डा अपान डी लैम्डा है। यदि एक वेवलेंथ लैम्डा है, दूसरा वेवलेंथ क्या लैम्डा प्लस डी लैम्डा है, तो जो इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर होगा इन दो वेवलेंथ के लिए वो होगा लैम्डा अपान डी लैम्डा। ठीक है, तो आई होप दैट ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक में तो आप जो है कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका जो है कि सलूशन देने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।